हुकूमत और अदलिया के दरमियान मामलात पर काफ़ी बात हो रही है। सियासी अमूर के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उनकी तरफ से इशारा दिया गया कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज कहा कि किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, जबकि कुछ गलत ही नहीं किया तो रेफरेंस का डर क्यों होगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी की तकरीब में एक सहाफी ने जब उनसे सवाल किया कि सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, तो उस पर जस्टिस मंसूर का यह कहना था कि रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। उन्होंने यह भी कहा कि कमरे में मौजूद हाथी अगर किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आज ये कहा है कि हुकूमत ने जजों के खिलाफ रेफरेंस लाने का नहीं कहा, रेफरेंस की नौबत आई तो जरूर बताएंगे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि उनकी नजर में मिसकॉन्डक्ट है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि रेफरेंस ला रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस और IMF वफ्द की जो मुलाकात थी ये किसी मुकदमे के सिलसिले में नहीं थी, उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के सरबराह के तौर पर जो है वो मुलाकात की। अब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस के इजाफे के बाद सीनियरिटी जो लिस्ट है वो असर नौ मुरतब कर दी गई है। नई सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले नंबर पर हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मुंतखिल बिल तरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। हुकूमत अदलिया के मामलात को किस तरह से देखती है और साथ ही साथ ये जो तनकीद हो रही है IMF वफ्द के साथ मुलाकात पर सवालात पूछे जा रहे हैं, इन सवालात को हुकूमत जो है वो किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो ये जो अदलिया के साथ मामलात हैं हुकूमत के, इनके हवाले से क्योंकि बहुत बात हो रही है, अगरचे वजीर कानून ने कह दिया है कि कोई रेफरेंस हम नहीं लेकर आ रहे, लेकिन क्या वाकई कोई ऐसा इरादा है या इस पर गौर किया जा सकता है कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस लाने पर? बहुत शुक्रिया रहमान अज़हर साहब। ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर ऐसा इरादा होता तो हुकूमत बिल्कुल वाज़े तौर पे कह देती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुफिया तौर पे होती है या पसे पर्दा होती है। ये एक ओपन कार्रवाई होती है। जब भी किसी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस जाता है उसका एक प्रोसीजर होता है, एक आइनी तरीका होता है। वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ समरी जाती है, प्रेसिडेंट को जाती है, प्रेसिडेंट फिर रेफरेंस दायर करता है। तो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, ना इस पे कुछ सोचा जा रहा है, ना इस पे कोई काबीना की सतह पे या किसी सतह पे कोई किसी तरह की इस पे मेरा ख्याल है गौर व फिक्र नहीं हुआ है, और ना ही ये कोई इस तरह का प्लान है। राना साहब ने जो बात कही थी वो भी बड़ी वाज़ेह बात थी। मुझे नहीं मालूम कि उसमें से क्यों ये मानी अखज़ कर लिए गए। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जी जजेस का कुछ कंडक्ट जो है वो शायद ऐसा है कि उस पर रेफरेंस बन सकता है या वो रेफरेंस के ज़ुमरे में आ सकता है, और बाद में उन्होंने इसकी वजाहत भी कर दी, मज़ीद वजाहत कर दी। फिर तारड़ साहब ने, हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून ने भी कह दिया। तो एज सच कोई इस तरह की चीज़ है नहीं। हुकूमत इस तरह का कोई मनसूबा नहीं रखती, कोई गौर व फिक्र नहीं कर रही। और ये भी कहा था आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि अगर ऐसा होता है तो वो कोई खुफिया कार्रवाई नहीं होती, वो बरसरे-आम होता है। और अगर होगा तो वो आ जाएगा, उसमें कोई किसी की खुफिया कारी की या किसी को पस मंज़र में रखने की या बात को दबाने की या बात को किल करने की बात नहीं होगी, वो सब सामने आ जाएगा। अच्छा, राइट। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, एक तासुर हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो मामलात हैं उनके हवाले से ये है कि हुकूमत को कुछ जजेस के इंतजामी ओहदे संभालने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। अब ऐसी कोई बात है? देखिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही सिवाय उन चीज़ों के जो जजेस की तादाद बढ़ी है और उन जजों की तकर्रियाँ सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। बाकी जो इंतज़ामी तब्दीलियों की बात आप कर रहे हैं वो गालिबन आपका इशारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ है। वहाँ तबादले ज़रूर हुए हैं, 3 जजों को तब्दील किया गया है मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, लेकिन वो 26वीं तरमीम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो आइन के आर्टिकल 200 के तहत हुई हैं और ये आइन का आर्टिकल 1973 से चला आ रहा है। उसको काफ़ी अरसा हो चुका है और उसके तहत ये तबादले हुए हैं। जब तबादले हुए हैं तो ज़ाहिर है कि जब एक सीनियर जज किसी दूसरी जगह आ जाता है तो वो अपनी सीनियरिटी साथ लेके आता है। न सिर्फ जज लेके आता है
ہر محکمے کے اندر جو کارروائی ہوتی ہے، چاہے وہ بیوروکریسی کا ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ٹیچنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں وفاق کے صوبوں کے، سب اپنی سینئرٹی کیری کرتے ہیں. کسی کے سینئرٹی کل نہیں ہو جاتی ہے تبادلے سے. تو جو وہاں سے اگر سینئر جج آیا ہے، جو یہاں کے سینئر ترین جج سے بھی سینئر ہے، تو اس کو اپنی پوزیشن پہ بیٹھنا ہے. اور یہ 1973 کے آئین کے تحت ہو رہا ہے. جب سینئرٹی اور جونیئرٹی میں ری شفلنگ ہوگی تو ظاہر ہے پھر انتظامی کمیٹیاں جو بنی ہوئی ہیں اسی سینئرٹی جونیئرٹی کی بنیاد پہ، اس پہ بھی چینجز آئیں گی. ٹھیک ہے، رائٹ. اور ایک اور معاملہ عرفان صدیقی صاحب، جو آئی ایم ایف مشن کی ملاقاتیں ہیں ان کے حوالے سے کافی سوالات پوچھے جا رہے ہیں. آج سینٹ کے اجلاس میں بھی اس پر بات ہوئی. تو یہ جو چیف جسٹس سے ملاقات ہے، باقی ان کی دیگر ملاقاتیں ہیں، کیا یہ واقعی غیر معمولی ملاقاتیں ہیں؟ دیکھیں، غیر معمولی کسی حد تک تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی ہیں، لیکن اس سے ذرا پیچھے جانا پڑے گا کہ اس غیر معمولی صورتحال سے کیا پی ایم ایل این نے دو چار کیا ہے، یا پیپلز پارٹی نے دو چار کیا ہے، یا شہباز شریف صاحب نے دو چار کیا ہے، یا اس غیر معمولی صورتحال سے دو چار کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بندی کی، ججوں کو ساتھ ملایا، جرنیلوں نے اس کی سرپرستی کی، اور ایک شخص کو یہاں لا بٹھایا. اس نے 4 سال آپ کی ملک کی اکانومی کو زوال کی پستیوں میں دھکیلا. آپ یاد کریں 2016 کا وہ دن، مجھے تو یاد ہے جب میاں صاحب نے کہا تھا جی کہ بائی بائی آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف کے جو چیف تھے وہ یہاں آئے تھے، کو 11-12 سال بعد ان کا دورہ ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا مبارکباد دیتے ہوئے کہ جی پاکستان نے اب اس مقام پہ آ گیا ہے کہ اسے آئندہ شاید ہماری ضرورت نہیں رہے گی. یہ تھا وہ پاکستان جو آپ نے نواز شریف کو دھکا دے کے ایک شخص کو بٹھا کے آج کی صورتحال پہ بائی بائی آئی ایم ایف سے. آج جو آئی ایم ایف کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی کہ وہ دخیل ہو گیا ہے ہمارے معاملات کے اندر، کیوں ہو گیا ہے؟ اس کیوں کی کنجی آپ کے پاس ہے. آپ نے ہمیں اس سطح پہ لا کے کھڑا کیا. ہم نہیں چاہتے، ہماری خودی کے خلاف ہے، ہماری قومی غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے، لیکن اس بے حمیتی کے مقام پہ اگر کسی نے ڈالا ہے تو آپ نے ڈالا ہے. ہم انشاءاللہ اس سے نکلیں گے. اب بھی وزیر اعظم ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. تو ہم تو نکلنا چاہتے ہیں ان چیزوں سے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. جب پاؤں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں اپنے کھانے کے لیے اپنی روزی خود ہوتی ہے، آٹا ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے، دالیں ہوتی ہیں، تو آپ خود کفیل ہوتے ہیں. جب آپ کسی اور کے محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سی چیزیں سیکریفائز کرنا پڑتی ہیں. تو یہ جو جس صورتحال پہ یہ آج چھوڑ کے گئے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ فلاں سے کیوں مل رہے ہیں، تو فلاں سے کیوں مل رہے ہیں، نہیں ملنا چاہیے تھا. آپ نے کیوں خط لکھے تھے آئی ایم ایف کو؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے وزیر خزانہ نے ترین صاحب نے کیا خطوط لکھے تھے پنجاب کے وزیر خزانہ کو اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہ جی ہم پیسے نہیں دے گئے. اب بھی آپ ڈوزیر لکھ رہے ہیں. بتائیں نا ڈوزیر میں کیا لکھا ہے آپ نے؟ رائٹ. تو عرفان صدیقی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایسی صورتحال ہے، تو اس کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی طرف سے جو خطوط لکھے گئے وہ ہیں اس کے ذمہ دار؟ دیکھیں، یہ زوال ہے نا، یہ زوال کی اس پستی تک، اس کھڈے تک، اس گہرائی تک کون پھینک کے گیا ہمیں؟ ہم تو آئی ایم ایف کو چھوڑ چکے تھے نا. اچھا. ہم نے تو آئی ایم ایف کا واحد پروگرام بڑی عمدگی سے کمپلیٹ کیا تھا اور چھوڑ چکے تھے. آئی ایم ایف کی جو زنجیریں ہیں ہمارے پاؤں میں کس نے باندھی ہیں، یہ سوال ہے میرا. اور اگر باندھی ہیں تو پھر اب ہم زنجیریں کھولتے کھولتے ہمیں ٹائم لگے گا نا. ہمیں تو 1 سال ہوا ہے، 4 سال میں تو وہ لوہے کی فولاد کی زنجیریں ہماری گردن میں بھی ڈال گئے ہو، ہمارے پاؤں میں بھی ڈال گئے ہو، ہمارے ہاتھوں میں بھی ڈال گئے ہو. آج کہتے ہو جی کہ زنجیریں آواز دے رہی ہیں، چھلک رہی ہیں، قومی خودی پہ حملہ ہو گیا ہے. آج آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ کس نے یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم ابھی 1 سال ہوا ہے، 2 سال کے بعد ان کو صورتحال زیادہ واضح نظر آ جائے گی اور ہم پاکستان کو وہیں لے کے چلے جائیں گے خودی کے اور غیرت کے مقام پہ جہاں 2016 میں نواز شریف اس کو لے کے کھڑا تھا. اچھا. اور یہ جو حالیہ جو ایک ڈوزیر دیا گیا ہے اور جس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس کی دھاندلی کے ثبوت جو ہے وہ انہوں نے دیے ہیں، اس کو حکومت جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہے؟
डोजियर के अंदर पहले तो ये बताइए, ये तो जजों वाले डोजियर तो आम हो जाते हैं, जो खत ये आर्मी चीफ को लिखते हैं, पता नहीं लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जब पूछते हैं तो कहते हैं जी कि सारी दुनिया के सामने है, ये कोई खुफिया नहीं है। डोजियर क्यों खुफिया है? जो डोजियर आपने IMF के नाम लिखा वो क्यों खुफिया रखा हुआ है? वो खोलो, बताओ कि आपने IMF को क्यों, किस तरह भड़काया है कि पाकिस्तान को पैसे ना दो। हमारे बारे में या पाकिस्तान के चेहरे पर कौन सी कालक थोपी है आपने डोजियर में कि उसे खोलते हुए आपको शर्म आ रही है? आप खोलें, बताएं, खुल के बताएं। ये कोई तरीका नहीं है। देखें, बड़ी मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर, फांसी चढ़ गए हैं, जेलों में गल सड़ गए हैं, 30 साल कैदे काटी हैं, किसी ने ये काम नहीं किया जो ये कर रहे कि जी कभी अमेरिका को खत लिखो, तो कभी IMF को खत लिखो, तो कभी वहाँ प्रोटेस्ट कराओ, तो कभी बरतानिया की पार्लियामेंट के बाहर जाके खड़े हो जाओ, तो कभी बसों पे इश्तिहार लगाओ। पाकिस्तान के साथ जिसको हमदर्दी है, दिलचस्पी है, मोहब्बत है, वो जल जाएगा, ये काम नहीं करेगा। और नहीं किया किसी ने। मुझे बताएं कि सिवाय इनके किसी ने किया? अच्छा, जो शुमार जमाते हैं ना हमारे यहाँ, और सब अताब का निशाना रही है, जेलों में भी रहे हैं जी। किसी ने किया है ये काम जो ये कर रहे हैं? और फिर कहते हैं जी कि इलेक्शन ये हो गया, डोजियर हो गया। भाई मैं तो बार मैंने सेनेट में भी कहा था कि जहां अपोजिशन हम लोग जीते हैं, वो तो चले 47 से जीते हैं, जहां तुम लोग जीते हो वो राजा सिकंदर ने इलेक्शन कराए थे या इमाम अबू हनीफा ने कराए थे? किसने कराए थे वो? राइट। और लास्टली मैं इरफान सिद्दीकी साहब, आप मुज़ाकराती अमल तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कोई चांस देखते हैं ये मुज़ाकराती अमल किसी भी तरह से कोई दोबारा शुरू हो सकता है? रहमान, ये लोग नहीं बने मुज़ाकरात के लिए। मैं बार ये चीज़ कहता हूँ, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ। जो लोग 9 मई कर सकते हैं, जो लोग 26 नवंबर कर सकते हैं, जो लोग अपनी कौमी गैरत और मुल्क की हमीयत के खिलाफ खतूत लिख सकते हैं, जो लोग भड़का सकते हैं, अब भी ये सिविल नाफरमानी पे कायम है और कहा है कि पाकिस्तान को पैसे ना भेजो। पाकिस्तान को इंडिया है जहाँ वो पैसे भेज रहे थे, पाकिस्तान को भेज रहे थे ना। तो ये लोग मुज़ाकरात के लिए नहीं बने, ये इन्हीं कामों के लिए बने हैं, इन्हीं कामों में खुश रहते हैं, इन्हीं कामों में इनका दिल लगता है, तखरीबकारी में, तशद्दुद में, हुब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ खतूत लिखने में, हंगामे करने में, तनसीबात जलाने में। ये उनका होम ग्राउंड है, उसके अंदर वो खुश है। मुज़ाकरात के लिए वो नहीं बने। अच्छा। हमने तो उनके लिए, अब मैं क्या बताऊं कि हमने बहुत अच्छी चीज़ें उनके लिए सोची हुई थी, लेकिन वो बीच में अधूरी छोड़ के मुलाकात, और वो ये जा वो जा, हमें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा चुके हैं। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे।